हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 11 मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज की मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या मतलब होता है? Multinational company may be defined as a company that has business operations in several countries by having its factories, branches or offices in those countries. Multinational company को कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके जो बिजनेस ऑपरेशन होता है, जिनका जो बिजनेस होता है वो अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ होता है। उनकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में होती हैं, उनके ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, but it has its headquarter in one country in which it is incorporated. इसका हेडक्वार्टर, लेकिन जो हेडक्वार्टर होगा, मेन बिजनेस यूनिट जो होगी वो कहाँ पे होगी? किसी एक कंट्री में होगी। वहीं से ये क्या करेगी? अपनी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को क्या करेगी? इनकॉर्पोरेट करेगी। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, फिलिप्स, कोका कोला, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। These companies are also called as global corporation. ये कंपनीज क्या कहलाती है? ये कंपनीज ग्लोबल कॉर्पोरेशन भी कहलाती हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है मल्टीनेशनल कंपनी की? अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज द वन दैट ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत कंट्रीज में ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को, कैरीज आउट रिसर्च, रिसर्च करती है, डेवलप करती है एंड मैन्युफैक्चरिंग इन दोज कंट्री, और मैन्युफैक्चर भी करती है गुड्स एंड सर्विसेज को उन्हीं कंट्री में। हैज अ मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, उसकी क्या होती है? मल्टीनेशनल मैनेजमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब उसकी अलग अलग जो फैक्ट्रीज, ब्रांचेस और ऑफिस होते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। हैज अ मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप, और जो उसकी स्टॉक ओनरशिप होती है वो भी क्या होती है? मल्टीनेशनल होती है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस को ओपन करती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी गई है IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट ने ये डेफिनेशन दी है। चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। पहला फीचर क्या कह रहा है? ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। एमएनसी possesses ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज एंड दे आर एबल टू रेज अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एमएनसी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल रिसोर्स होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, और वो उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं फंड्स को रेज करने के लिए। International operation. MNC has production, marketing and other facilities in different countries, in several countries. MNC जो होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसकी जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में फैली हुई हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एमएनसीज हैव हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री, जो इनकी एमएनसी जो होती है उनका जो हेडक्वार्टर होता है उनकी होम कंट्री में होती है। फ्रॉम वेयर दे एक्सरसाइज कंट्रोल ऑल ओवर द ब्रांचेज एंड सब्सिडियरीज। वहीं से ये क्या करती है? सारी जो उनकी ब्रांचेज है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज हैं या सब्सिडियरीज हैं, उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। इट प्रोवाइड ओनली ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू देम। ये सिर्फ उनको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बता देती है जिसके अकॉर्डिंग वो सब क्या करते हैं? काम करते हैं। देयर इज नो इंटरफेरेंस इन देयर डे टू डे ऑपरेशन, लेकिन ये उनके डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करते। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फॉरेन कोलैबोरेशन। यूजुअली दे एंटर इनटू एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम एक्सेट्रा। ये किसमें एग्री करती हैं? इनका एग्रीमेंट होता है कि वो टेक्नोलॉजी की सेल या परचेज करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी गुड्स का, और किसी ब्रांड का नेम यूज करेंगे विद लोकल फर्म्स इन दी होस्ट कंट्री, जो होस्ट कंट्री है उसकी लोकल फर्म्स के साथ। Advanced technology. These organization possesses advanced and superior technology which enable them to provide world-class products and services. इन organization के पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा एडवांस और न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी होती है जो हेल्प करती है उनको हर कहीं की डिमांड को, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, मतलब हर वर्ल्ड के हर कोने में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में। लास्ट फीचर क्या कह रहा है? प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एमएनसीज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। एमएनसी जो होती है उसके पास क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च होती है और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इनकी जो डेवलपमेंट और रिसर्च होती है वो बहुत ही क्वालिटी वाली होती है। दीज आर एंगेज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेशन, ये किसमें एंगेज होते हैं? मोस्टली न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में और उनके डिजाइनिंग में, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके सुपीरियर डिजाइनिंग में। एमएनसीज यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो एमएनसी होती है वो क्या करती है? बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाती हैं, जिसकी वजह से इनकी तरफ कस्टमर्स बहुत खींचे चले जाते हैं। देयर ब्रांड्स आर नोन एंड स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। उनके जो ब्रांड्स होते हैं वो, उनके पास
वो किस लिए जाने जाते हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट की वजह से, और उनके सेल्स प्रोडक्शन पे भी क्या सेल प्रमोशन पे भी क्या होता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने पढ़े हमारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एमएनसी। पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होस्ट कंट्री। जो होस्ट कंट्री है एक्चुअल में जो ओन करती है उस कंट्री के को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। We propose to examine the advantages and limitations of MNC from the point of view of host country. In fact, the advantages of MNC make a case in favor of MNCs. जो advantages है वो MNCs के लिए भी फेवर में होती हैं, वहीं limitations जो होती हैं वो MNCs के अगेंस्ट होती हैं। तो पहली एडवांटेज क्या कह रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। MNC क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन होस्ट कंट्री। जिस कंट्री में ये लोग जाते हैं, जिस कंट्री में अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, वहां पे क्या होती है, वहां पे ये लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ऐसा तो नहीं है कि जापान की कोई अगर कोई एमएनसी हमारे इंडिया में आ रही है तो वो जापान से ही अपने लोगों को हायर करके लाएगी, नहीं। अगर जापान की आ रही है तो वो इंडिया के ही लोगों को क्या करेगी, हायर करेगी, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज बढ़ते हैं। दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ एमएनसी फॉर कंट्रीज। ये क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कंट्रीज के लिए, वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उन कंट्रीज के लिए जहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड एडवांटेज क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। एमएनसी ब्रिंग्स इन मच नीडेड कैपिटल फॉर अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। एमएनसी अब अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आएगी, जापान की कोई कंपनी आएगी या यूएस की कोई कंपनी आएगी, तो वो क्या करेगी, अपने साथ डॉलर या उनकी जो उनकी करेंसी है उसको लेके आएगी। अगर इंडिया की करेंसी किसी और कंट्री, इंडिया की कोई कंपनी किसी और कंट्री में जाके अपना बिजनेस ओपन कर रही है तो वो क्या लेके जाएगी, रुपी लेके जाएगी। वैसे ही जब कोई एमएनसी आती है तो वो कैपिटल लेके आती है, जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, जो कि होस्ट कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। In fact, with the entry of MNC, जैसे ही MNC की एंट्री होती है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इज ऑटोमेटिक। जैसे ही फॉरेन कंट्री की एंट्री होगी किसी डोमेस्टिक मार्केट में, तो जो फॉरेन कैपिटल की का इनफ्लो है उस कंट्री के साथ, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द एंट्री ऑफ एमएनसी इंडिया एग्जाम्पल हैज अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद सेवरल मिलियन डॉलर्स। एग्जाम्पल दे रखा है कि इंडिया में ही इतनी एमएनसीज आई हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया ने बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ डॉलर्स को अट्रैक्ट किया एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड एडवांटेज क्या कह रही है, प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टेक्निकल नॉलेज, MNCs are in position to properly utilize idle physical and human resources of the host country। क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होती है और एक्स्ट्रा मैनेजरियल नॉलेज जो होती है वो क्या होती है, बहुत एडवांस होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, जितने भी उनके होस्ट कंट्री के आइडल प्रोडक्ट पड़े, आइडल रिसोर्सेज पड़े, उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। एमएनसी क्या करती है होस्ट कंट्री को, टू हेल्प टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, जो कि एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या कह रही है, टेक्निकल डेवलपमेंट। एमएनसी कैरीज द एडवांटेज ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट टू होस्ट कंट्रीज। इनफैक्ट एमएनसीज to development 10 host countries. In fact, MNCs are a vehicle for transference of technical development from one country to another। MNC जो होती है, MNC जब किसी कंट्री में, किसी होस्ट कंट्री में डेवलपमेंट करती है या अपने बिजनेस को सेटअप करती है, तो वो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारी टेक्निकल डेवलपमेंट्स लेके आती हैं जो उनके बिजनेस को इजीली रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। क्यों, क्योंकि जो एमएनसी क्या करती है, एमएनसी मोस्टली वहीं पे जाना पसंद करती है जहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको सस्ते में लेबर मिल जाती है, सस्ते में एम्प्लॉयज मिल जाते हैं और बहुत सारे आइडल रिसोर्सेज मिल जाते हैं जिसको वो अपनी टेक्निकल डेवलपमेंट और मैनेजरियल स्किल से अच्छे से यूज कर सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या कह रही है, मैनेजरियल डेवलपमेंट। एमएनसी एम्प्लॉय लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। एमएनसी क्या करती है, बहुत लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाती है। People employed by NSC do a lot of research in management। अगर कि कोई MNC किसी बंदों को हायर कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा रिसर्च का काम करेंगे उनकी मैनेजमेंट पे। इन अ वे दे हेल्प टू प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट अलोंग द लेटेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इसके साथ वो क्या हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को, कि जो करंट स्टेटस चल रहा है मैनेजमेंट थियरी और प्रैक्टिसेस का, वो होस्ट कंट्री तक या जो हेड क्वार्टर कंट्री है वहां तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। द एंट्री ऑफ एमएनसी लीड्स टू कंपटीशन इन दी होस्ट कंट्रीज।
जो एमएनसी है, जैसे ही एमएनसी आती है तो उससे क्या हो जाता है, होस्ट कंट्री में कंपटीशन बढ़ जाता है, जो लोकल बिजनेस होता है वो भी क्या होता है, हमारा इम्पैक्ट हो जाता है। लोकल मोनोपोली ऑफ होस्ट कंट्रीज आर आइदर स्टार्टिंग इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट और रिड्यूस देयर प्राइसेस। जैसी एमएनसी की एंट्री होती है किसी मार्केट में, तो जो लोकल मोनोपोलीज होती हैं वो क्या करते हैं, या तो अपने अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिक्रीज कर देते हैं। दस एमएनसी पुट एट एंड टू एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिस ऑफ लोकल मोनोपोलिस्ट। और वो क्या करते हैं, एमएनसी हेल्प करती है जो लोकल मोनोपोलीज जो अपना एकाधिकार जमा के बैठते हैं कि ये प्रोडक्ट हमसे अच्छा कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उनको भी क्या कर देती है, उनको भी एक बार को डरा देती है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन इतना अच्छा कंपटीशन देती है कि उनके पास टेक्नोलॉजी सारी डेवलप्ड होती है, उनकी मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी होती है और उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसे एक आइडल प्रोडक्ट को या आइडल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एमएनसी हेल्प इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ होस्ट कंट्रीज। जो एमएनसी है वो क्या करती है, हेल्प करती है जो पीपल है होस्ट कंट्री की, उनके उनके सर्वाइवल को स्टैंडर्ड देती है। जैसे कि कोई कंट्री आई है, कोई एमएनसी आई है, तो वो क्या करती है, अपने साथ बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज लेके आती है जो होस्ट कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। लास्ट एडवांटेज क्या कह रही है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर भी बोल लो या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है हमारी एमएनसी की, वो क्या है, एमएनसी हेल्प करती है इंटरनेशनल भाईचारा बनाने में। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को अच्छी करने में, उनके कल्चर को समझने में एमएनसी क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये हमारी 10 की 10 थी एडवांटेजेस। आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ एमएनसी। डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो एमएनसीज होती हैं वो क्या होती है, एक डेंजर होती है, डेंजर साइन होती है डोमेस्टिक कंट्रीज के लिए। एमएनसीज बिकॉज ऑफ देयर वास्ट इकोनॉमिक पावर। एमएनसीज की क्या होती है, बहुत ज्यादा वास्ट इकोनॉमिक पावर होती है। क्यों होती है वास्ट इकोनॉमिक पावर? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में क्या करती है, अपने आप को सेटअप करके रखती है। पोज आर डेंजर टू डोमेस्टिक कंट्री, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंट्री में क्या करती है, उनके जो ट्रेडर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए खतरा बन जाती है। विच आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होती हैं, स्टिल अंडर डेवलपमेंट होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन नॉट फेस चैलेंजेस पोज्ड बाय एमएनसी। जो डोमेस्टिक कंट्री है वो क्या करती है, जो चैलेंज एमएनसी उनके सामने रखती है उसको फेस नहीं कर पाती। मैनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैव टू वाइंड अप। कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसी रीजन की वजह से अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेंडिंग प्रॉफिट टू देयर कंट्री। अब एमएनसी है, एमएनसी को कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, सीधा का सीधा उनकी हेडक्वार्टर कंट्री में जाएगा, जो कि एक हमारे लिए क्या है, नुकसान की बात है। एमएनसी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट। एमएनसी क्या करती है, बहुत प्रॉफिट अर्न करती है। रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाय एमएनसी एडवर्सली अफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द होस्ट कंट्री। जैसे जैसे क्या करती है एमएनसी, प्रॉफिट अर्न करती है तो वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट को अपनी कंट्री में सेंड करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो होस्ट कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो लेन देन होता है बाहर की कंट्री के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ एमएनसी की मदद से, वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। एमएनसीज प्रोड्यूस ओनली दोज थिंग्स विच आर यूज्ड बाय रिच। एमएनसी क्या करती है, पुअर सेक्शन पे ध्यान ही नहीं देती। पुअर सेक्शन से उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि रिच पीपल यूज करते हैं। देयरफॉर पुअर पीपल ऑफ होस्ट कंट्री डू नॉट गेट जनरली एनी बेनिफिट आउट ऑफ एमएनसी। इसलिए पुअर पीपल को कोई भी बेनिफिट नहीं दिखता एमएनसी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डेंजर टू इंडिपेंडेंस। इनिशियली एमएनसी हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री इन अ नंबर ऑफ वेज। जो एमएनसी है वो गवर्नमेंट को बहुत तरीकों से हेल्प करती है एक होस्ट कंट्री की। एंड देन ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन दी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द होस्ट कंट्री। और फिर धीरे धीरे क्या करती है, जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें क्या करने लग जाती है, इंटरफेयर करने लग जाती है। देन देयर इज एन इम्प्लिसिट डेंजर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द होस्ट कंट्री इन अ लॉन्ग रन। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होस्ट कंट्री है उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है। यही हमारे इंडिया की हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो पास्ट में यही हुआ था कि हमारे जो अर्ली अर्ली इंडियंस थे उन्होंने क्या किया था, मौका दे दिया था एमएनसीज को, बाहर के बंदों को, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स को, कि आप हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट कीजिए। जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, हमारे हमारे इंडियन की जो मैनेजमेंट थी उन पे दबाव बनाने लग गए, वो उसमें इंटरफेयर करने लगे, नहीं आप ऐसे नहीं इस तरीके से कीजिए। जिसकी वजह से हमारा इंडिया उनके डिसीजंस के अंदर दबता ही चला गया। लास्ट लिमिटेशन क्या कह रही है, डिसरिगार्ड
disregard of the national interest of the host country. MNC invest in most profitable sector. MNC क्या करती है, जो भी profitable sector होता है उसमें invest करती है, and disregard the national goals and priorities of the host country. जो host country की priorities हैं उसको क्या कर देती है, वो ignore कर देती है. They do not care for the development of backward region. उनको backward region से, poor people से कोई भी मतलब नहीं होता, and never care to solve chronic problems of the host country. और जो serious problem है एक host country में, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट या पोवर्टी, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता. उनको आना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, पैसा कमाना और चले जाना है. तो ये क्या होती हैं, ये लिमिटेशंस होती हैं एक होस्ट कंट्री के लिए एमएनसी की. होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. हम अपनी अगली वीडियो में इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है जॉइंट वेंचर एंड देयर बेनिफिट्स. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.